नमस्कार, उत्थान क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि पाषाण काल के लिए एक आधार जो अध्ययन की आवश्यकता थी, उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल और उसकी क्या-क्या विशेषता रही है, कौन-कौन से महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं, इनके विषय में। तो आइए देखते हैं। पाषाण काल पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा जाता है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इस तीनों काल के विषय में क्या-क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही है, उसका समय काल कब से कब तक रहा है, उसके लक्षण विशेष रूप से क्या-क्या रहे हैं, पत्थर किस तरह के पत्थर के औजार का वो उपयोग करते थे, तकनीक क्या थी उनके हथियार बनाने की, औजार बनाने की और कौन-कौन से महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खासतौर से तो आइए देखते हैं कि काल, अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसको पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि पूरा पाषाण काल के 3 चरण रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस क्रम में रहा है, तीनों का 3 चरण रहा है। तो यह सबसे लंबा समय काल है जिसको हम पूरा पाषाण काल के रूप में अध्ययन करते हैं, क्योंकि जब से मानव की उत्पत्ति हुई और जब वह एक होमोसेपियंस के रूप में वह विकसित हो सका, तब तक का जो समय है उसको हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इसका समय है 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। इसके संदर्भ में मैंने कल चर्चा भी किया था। यह जो समय है यह एक सांस्कृतिक विभाजन है, उसके रहने खाने पीने और जो उनकी विचारधारा थी, आस्था थी, तो उस आधार पर यह डिवीजन किया गया है। तो कुछ स्थान पर कुछ क्षेत्र विशेष में मध्य पाषाण काल ही चल रहा था, तो कहीं पे नव पाषाण काल का आगमन हो चुका था। तो कहने का अर्थ है यह मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का है, तो यह एक संक्रमण काल रहा है जिसमें चीजें उन्नत होती गई और चीजें लोग विकसित रूप में वो उन्नत तकनीकों को अपनाते गए और उनका जीवन स्तर जो है उसमें अंतर आता गया। ठीक है, तो समय काल हमने देखा, पूरा पाषाण काल 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखते हैं लक्षण। पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे वह कहाँ रहते थे, तो वह जंगलों में रहते थे। तो उनका जो है उत्पादन का साधन क्या था, या फिर वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या करते थे, तो आखेटक थे। आखेटक का अर्थ यह है जो वह शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उसे खाते थे। जंगल में जो फलें थी, बीज था, किसी पौधे का जड़ था, तो उसको खोते थे, उसको खाते थे। यानी कि कहें तो खाद्य संग्राहक, फूड गैदरर, है ना, हंटर एंड फूड गैदरर्स थे। यानी कि भोजन जहाँ उन्हें उपलब्ध होता था वहाँ वो घूमते थे जंगलों में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। जहाँ भोजन उपलब्ध रहता था वहाँ कुछ दिन ठहरते थे, और फिर वहाँ का भोजन अगर इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्रों का समाप्त हो गया तो फिर अगले जगह वह प्रस्थान करते थे। आखेटक भी थे, यानी कि मांसाहार और शाकाहार, और या फल फूल बीज जड़, पौधे की जड़, तना, इन सब का वो लोग भोजन में प्रयोग करते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक, और उस समय आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रयोग भली भांति वो लोग नहीं जानते थे। तो आग की खोज हो, यानी कि यह पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में आग की खोज हो चुकी थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, आग की खोज हो चुकी थी, और वो जंगल प्रायः उनके रहने का जो स्थान होता था किसी न किसी जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो, या किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे, और फिर वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने के लिए गुफा हो, या फिर इस तरह का जो आवास है, तो वैसे आवास का वो प्राय चयन करते थे। क्योंकि विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित है। क्यों? क्योंकि नदी, पानी जो है मानव के जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिना पानी के मनुष्य नहीं रह सकता है। तो पानी खाने में भी, स्नान करने में भी, पीने में भी, और फिर यातायात के में भी पानी उस समय जो जल यातायात आसान हुआ करता था। तो ये सब कई कारण रहे हैं, और उसके आसपास की जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, इसलिए विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जितनी है वो किसी न किसी नदी के किनारे। जैसे अगर भारत में बात करें तो भारत में प्रागैतिहासिक काल में जो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के जो स्थल हैं, जब हम महत्वपूर्ण स्थान के विषय में देखें तो वहाँ भी यह देखने को मिलेगा। और इसके बाद का जो समय रहा विश्व की प्राचीन सभ्यता की, जिसकी मैंने चर्चा की, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, सिंधु नदी के किनारे है। वह चाइनीज सभ्यता हंगो नदी के किनारे है। मेसोपोटामियन सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे है। असरियन सभ्यता
फिर हम देखें अगर मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे विकसित होती है, तो विश्व की जितनी प्राचीन सभ्यता रहे किसी न किसी नदी के किनारे रहेगी। तो वही आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे और आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन उसका वो भली भांति प्रयोग बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे थे। फिर मध्य पाषाण काल, यह जो संक्रमण का दौर था, जिसमें मैंने कहा कि इसमें भी वो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, पशुपालन करते थे। पशुपालन कहने का अर्थ है प्रारंभ कर दिया, और सबसे पहला पशु जिसको इन लोगों ने क्या किया, पालना प्रारंभ किया, वह पशु था कुत्ता। ठीक है, ऐसा कभी कभी पूछता है प्रश्न में, इसको ध्यान में रखना है। और आग का प्रयोग वो बेहतर तरीके से करने लगे थे मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में कृषि, खेती जो है लोग करने लगे, पशुपालन विकसित हुआ, कुत्ता का पालन करते थे, उसके बाद दुधारू पशुओं का भी पालन करने लगे, गाय बैल इस सब का पालन करने लगे। और जब खेती होगी, पशुपालन होने लगेगा, तो कहने का अर्थ है जो भोजन है, जो मनुष्य की प्राइमरी आवश्यकता है भोजन, तो वह अगर मिलने लगेगा एक ही स्थान पर, तो फिर धीरे धीरे अस्थायी निवास की प्रक्रिया पर आना। जब एक जगह रहने लगेंगे तो कार्यों का बंटवारा होगा, कार्यों का बंटवारा होगा तो फिर क्या होगा, कुछ लोग खेती में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग खेती से बनाने वाले औजार बनाने में इन्वॉल्व होंगे, तब एक धीरे धीरे एक सामाजिक व्यवस्था विकसित होने लगेगी। तो कह सकते हैं इनिशियल जो सामाजिक व्यवस्था थी वह एक अस्थायी बस्ती का निर्माण यह प्रारंभ हुआ। और क्योंकि स्थल पर यातायात के लिए, स्थलीय मार्ग से यातायात के लिए पहिए का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो पहिए की खोज आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। यानी कि स्थल यातायात को आसान बनाने के लिए पहिए की खोज हो गई। बस्ती कृषि के कारण क्या हो गया, कृषि को फिर खेती करने के बाद जंगली पशुओं से, शाकाहारी पशुओं से उसके खेती को सुरक्षा भी करना है, तो इस दृष्टि से भी, और उत्पादन के लिए भोजन हमेशा मिलता रहे सालों भर, तो इसके लिए पशुपालन, जो उसे दूध मांस ये सब मिलता रहे, तो इस तरीके से तो कृषि के कारण पशुपालन विकसित हुआ, पशुपालन के कारण फिर क्या हो गया, एक अस्थायी निवास प्रारंभ किया, बस्ती का निर्माण शुरू हुआ, और समाज जो है अस्थायी रूप से रहने लगे, और धीरे धीरे कार्यों का बंटवारा हुआ और एक सामाजिक व्यवस्था विकसित होने लगी। तो कह सकते हैं एक प्रारंभिक गांव, एक बस्ती का निर्माण इस समय में प्रारंभ होता है नवपाषाण काल में। तो यह इसके लक्षण रहे हैं प्रत्येक पुरापाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के, नवपाषाण लक्षण में देखें, यह आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, आग की खोज हो चुकी थी पुरापाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में आखेटक, खाद्य संग्राहक, पशुपालन प्रारंभ में सबसे पहले जो बनाया इन्होंने, कुत्ता का पालन शुरू किया, आग का प्रयोग भली भांति जान गए, और फिर नवपाषाण काल में कृषि, पशुपालन, अस्थायी निवास, बस्ती का निर्माण, समाज की शुरुआत, पहिया की खोज, ये सब हो चुकी थी। आइए अब देखते हैं पत्थर, क्योंकि उस समय ये लोग खाद्य संग्राहक थे, तो औजारों का प्रयोग करते थे। तो औजार में सबसे महत्वपूर्ण था पत्थर, तो पत्थर के हथियार का प्रयोग करते थे। तो कौन से पत्थर का प्रयोग करते थे, तो पत्थर था क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड, इन सब पत्थरों का प्रयोग करते थे हथियार बनाने के लिए अपने, कह सकते हैं जिसको हस्त कुठार, कुल्हाड़ी और इस तरह के जो हथियार है जिससे जानवरों को मारा जा सके, तो पत्थर के वो हथियार होते थे। तो इसको क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड इसका प्रयोग करते थे। मध्यपाषाण काल में वो पत्थर का टाइप बदला, वो कार्नेलियन, गोमेद इन सब पत्थरों का प्रयोग करने लगे। उसके बाद इस समय में एक हुआ माइक्रोलिथ, यानी कि पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वह बड़े थे अपेक्षाकृत मध्यपाषाण काल के, और वो भोंदे होते थे, शार्प नहीं होता था। और फिर मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे। जो पत्थर तो छोटा था, लेकिन वह क्या था, वह शार्प हुआ करता था, छोटा और धारदार। इसमें भोंदा और बड़ा, इसमें छोटा और धारदार। और नवपाषाण काल में सभी प्रकार के पत्थर के प्रयोग होने लगे। उनकी तकनीक उन्नत तकनीक थी, जिसके कारण वो पत्थर को वह क्या करते थे, पूरी तरीके से पॉलिश करते थे, उनमें धारदार बनाते थे, और हथियार प्रयोग होने लगे। तकनीक जो वह पत्थर के हथियार बनाने की जो तकनीक है, लेवलॉइस टेक्निक एक कहते हैं, एक सल्किंग टेक्निक है, इस तरीके से कई टेक्निक है। तो उस तकनीक से वो पत्थर, एक बड़ा पत्थर लिया, उसको फिर साइड साइड से उसको दूसरे पत्थर से प्रहार करके काटा, तोड़ा, और फिर उसको नुकीला बनाया। तो उसमें कई 2-3 तरीके तकनीक है, जिसमें लेवलॉइस तकनीक है। तो इस तकनीक से पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो अपना हथियार बनाते थे। और मध्य पाषाण काल में बारीक कारीगरी होने लगी, क्योंकि वो माइक्रोलिथ का प्रयोग करे, छोटे छोटे पत्थर के औजार को वह धारदार बनाते थे, चमकीला बनाते थे, तो बारीक कारीगरी होने लगी। नव पाषाण काल की तकनीक जो थी वह एक उन्नत तकनीक थी, एक विकसित हो चुकी थी, हथियार बनाने की एक विकसित तकनीक हो चुकी थी। आइए
देखते हैं महत्वपूर्ण स्थान। यह प्रायः जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें यह पूछा जाता है। जो जैसे सोन घाटी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में है। तो यह, और फिर यह पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थान कौन है, मध्य पाषाण काल से कौन है, नव पाषाण काल से कौन है। तो इस तरह के प्रश्न रहते हैं एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव रूप में भी या सब्जेक्टिव में भी लिखना चाहें तो इनको ये समझ अगर जब तक आपके पास नहीं रहेगी तो विस्तृत रूप से नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें देखना है पूरा पाषाण काल से संबंधित जो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच मानव के रहने के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं भारत में, तो इन स्थानों को देखते हैं। तो पाकिस्तान में है सोन घाटी, कश्मीर है पहलगाम। सोन नदी की जो घाटी है वहाँ पे पूरा पाषाण काल के मानव के साक्ष्य मिले हैं उनके रहने के। तो सोन घाटी में, कश्मीर में पहलगाम में मिले हैं, राजस्थान में डिडवाना जगह है, महाराष्ट्र में नेवासा है, नर्मदा घाटी है, तो यहाँ से मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा हम लोग जानते हैं, जिसमें तीनों काल के एक तरीके से कहें पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के बाद के समय के भी उसमें कई साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे भीमबेटका में, भीमबेटका की पहाड़ियों में। तो मध्य प्रदेश भीमबेटका, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, और फिर कर्नाटक में होसंगी, अतिरमपक्कम, और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल। और इसके अतिरिक्त भी कई स्थान है, लेकिन ये महत्वपूर्ण स्थान है जो जिसके विषय में हमने यहाँ चर्चा की। पाकिस्तान में सोन घाटी, कश्मीर में पहलगाम, राजस्थान डिडवाना, महाराष्ट्र नेवासा नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश भीमबेटका, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, कर्नाटक होसंगी, अतिरमपक्कम, आंध्र प्रदेश कुर्नूल। इसको 1-2 बार देखने के बाद हम लोग को मेमोराइज कर लेना है, ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश कुर्नूल, ये सब महत्वपूर्ण स्थान थे पूरा पाषाण काल से संबंधित। आइए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम है राजस्थान। राजस्थान में बागौर, बागौर जो क्षेत्र है, बागौर जगह है, वहाँ पे मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जैसा कि मैंने कहा, यह तीनों काल में भीमबेटका जो जगह है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, और उसके बाद के समय के भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य प्रदेश भीमबेटका। आदमगढ़, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ में मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, सराय नाहर राय, ये सराय नाहर राय ये एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में चौपानी मांडो, उड़ीसा में मयूथांज, केओनझार, कुचाई की पहाड़ियां, ये इन सब जगहों पे यानी मध्य पाषाण कालीन मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात लंघनाज। तो इस तरीके से हमने देखा राजस्थान बाघौर, मध्य प्रदेश भीमबेटका, आदमगढ़, उत्तर प्रदेश बेलन घाटी, सराय नाहर राय, महाराष्ट्र चौपानी मांडो, उड़ीसा मायूथांज, केओनझार, कुचाई की पहाड़ियां, उसके बाद गुजरात लंघनाज। ये सब एक मध्य पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पे प्राचीन मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो नव पाषाण काल से संबंधित है। नव पाषाण काल से संबंधित जो स्थान है उसके विषय में प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, जिसमें उसके स्थान के विषय में मुख्य रूप से। तो पाकिस्तान, जैसे कि वहाँ पे है मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद। मेहरगढ़ में हम जानते हैं नव पाषाण काल से संबंधित स्थान है, और यहाँ पे कई साक्ष्य मिले हैं, गेहूं, जौ, चावल के साक्ष्य मिले हैं, और भी कई चीजें मिले हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, जहाँ गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं, गुफ्रकाल, ये सब ये स्थान बड़े महत्वपूर्ण है नव पाषाण काल से संबंधित। उसके बाद बिहार, बिहार का चिरांद बहुत ही प्रसिद्ध है, यह छपरा जिला में है, और यहाँ पर भी मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। उसके उत्तर प्रदेश कोल्डीवा, यहाँ से चावल के प्रमाण मिले थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बीरभूम, महिषादल, पांडु राजा ढीवी, यानी कि कई बार यह दे देता है स्थान का नाम और पूछेगा जो यह नवपाषाण कालीन स्थल किस राज्य में है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उसमें जैसे कि पश्चिम बंगाल बीरभूम, महिषादल, पांडु राजा ढीवी। उसके बाद आसाम में दार्जिलिंग हिल्डिंग। तो इसके अतिरिक्त भी कई स्थान हैं, लेकिन ये सब प्रमुख स्थान है। तो हम लोगों ने देखा नवपाषाण काल में पाकिस्तान में मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, उसके बाद जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, गुफ्रकाल, बिहार चिरांद, उत्तर प्रदेश कोल्डीवा, चावल के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए, पश्चिम बंगाल बीरभूम, महिषादल, पांडु राजा ढीवी, उसके बाद आसाम में दार्जिलिंग हिल्डिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें जो प्रमुख पॉइंट थे, जिसमें कि इसका काल कब से कब तक है, लक्षण इसके क्या क्या रहे, किस तरह के पत्थर का ये लोग प्रयोग करते थे, कौन किस तकनीक से यह हथियार का निर्माण करते थे, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थान क्या है। तो आज के लिए इतना ही। और जैसा कि मैं प्रत्येक दिन एक आप लोगों को मोटिवेशनल लाइन कहता हूँ, तो आज के लिए है कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो आइए इसी भावों के साथ हम लोग तैयारी में जुटे रहें।
और यदि आपको यह अंत में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, यह जानकारी और यह हमारे पढ़ाने के तरीके से आप अभिभूत हैं, तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हमारा यह उत्साह जो आप लोगों को यह प्रतिदिन एक नए वीडियो और नए तरीके से पढ़ाने नई जानकारियाँ जो उपलब्ध कराता हूँ, इसके लिए हमारा उत्साह बरकरार रहे। इसके लिए आप लोगों से आग्रह है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।